स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। देश प्रदेश की तमाम खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में प्री स्कूल खोलने के संबंध में हुई बैठक में 1000 स्मार्ट प्ले स्कूल खोलने का फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री ने 28 फरवरी को बजट पेश करते हुए भी इसका ऐलान किया था। प्रदेश सरकार की घोषणा के मुताबिक स्मार्ट प्ले स्कूल खोलने का मकसद 3 से 6 साल के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना है। मुख्यमंत्री ने प्राइमरी स्कूल के परिसर में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट लर्निंग प्ले स्कूल में बदलने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट प्ले स्कूल के बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए पाठ्यक्रम को एनिमेशन और ऑडियो विजुअल के रूप में डिजाइन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के जीवन के पहले 1000 दिन स्कूली शिक्षा और सीखने के लिए जरूरी होते हैं, जो संभावित रूप से उनके भविष्य के रास्ते को आकार देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करने वाली प्ले आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यकता को समझते हुए 1000 स्मार्ट प्ले स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोजगार भवन का उद्घाटन किया। रोजगार पोर्टल का शुभारंभ कर युवाओं को सौगात दी है। रोजगार पोर्टल व मिस्त्री हरियाणा पोर्टल का भी मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंचकुला में रोजगार भवन के खुलने से, रोजगार पोर्टल के शुरू होने से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नाते लाभ होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि निजी और सरकारी सभी तरह के रोजगार एजेंसी और कंपनियों के साथ कोऑर्डिनेशन तय किया जाएगा। ये रोजगार भवन प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो, इसके लिए काम करेगा। राजस्थान विधायकों के हरियाणा में रोके जाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राजस्थान का मामला राजस्थान से पूछे, कांग्रेस का मामला कांग्रेस से पूछे। निजी होटल में कोई भी आकर ठहर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से 3 बड़े कदम उठाए गए हैं। आईटीआई की तरफ से 6 स्किल के लिए भी पोर्टल तैयार किए गए। डिप्टी सीएम ने कहा कि पासपोर्ट की तर्ज पर रजिस्ट्रियां मिलेंगी। प्रदेश के अंदर डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आने वाले समय के लिए रजिस्ट्री के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सेंट्रलाइज पासपोर्ट प्रोसेस की तरह किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान वेंडर्स के हुए रेवेन्यू लॉस के लिए बनी कमेटी की बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में बनी कमेटी में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और राज्य मंत्री संदीप सिंह थे। फिलहाल कर्फ्यू लगाने के पक्ष में नहीं है दुष्यंत चौटाला। कहा कि हरियाणा में हालात कंट्रोल में है, ज्यादातर केस एनसीआर के हैं। दिल्ली में कर्फ्यू की तरफ कदम उठता है तो हरियाणा सरकार चर्चा करके फैसला करेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अगस्त के महीने में नई इंडस्ट्री पॉलिसी आएगी। इंडस्ट्री को पत्र लिखा गया था, उनसे सुझाव मांगे गए थे। 15 अगस्त को हरियाणा में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के किए गए कामों की बदौलत 60 बड़ी कंपनियों ने हरियाणा में निवेश के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को निवेश के लिए एक आदर्श गंतव्य के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि एफसीसी के साथ आयोजित एक वर्चुअल वेबिनार को संबोधित करते हुए राज्य सरकार ने भूमि और श्रम सुधारों पर भी काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नई इकाइयां स्थापित करने के लिए पहले 1000 दिनों के लिए कारखाना अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों में राहत प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरसा, यमुनानगर और कैथल जिले में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी है। इसके अलावा राज्य में पहले से 2 चिकित्सा विश्वविद्यालय संचालित है। अंबाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और उनकी टीम लगातार सक्रिय है। कोरोना की शुरुआत से ही अंबाला के विभिन्न इलाकों में जाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री की टीम के सदस्य सैनिटाइजिंग का काम करवा रहे हैं। बोतलें भी बांटी जा रही हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री के आदेश पर उनके सचिव नरेश सहगल ने नारायणगढ़ रोड टैगोर गार्डन में लोगों के घर घर जाकर सैनिटाइजर की बोतलें बांटी हैं। लोगों ने भी विनोद शर्मा की पहल की जमकर तारीफ की है। अंबाला में हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन की मीटिंग हुई। इसमें अंबाला, पंचकुला, यमुना नगर के आढ़ती इकट्ठा हुए। आढ़तियों को आ रही दिक्कतों पर चर्चा हुई। आढ़तियों का कहना है कि जिस तरीके से योजनाएं सरकार लागू कर रही है उससे आढ़ती अपनी फसल मंडियों के बाहर बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। सरकार ने व्यापारी के स्टॉक पर भी रोक लगा दी है। रवैया नहीं बदला तो आंदोलन होगा। भिवानी की अनाज मंडी में बने शेड सरसों से भरे कटरों से लबालब हैं और कुछ अनाज खुले में बाहर पड़े हैं। किसानों का लाया जाने वाला बचा हुआ अनाज भी बाहर रखना पड़ता है। अनाज मंडी के वेयरहाउस सरसों से लबालब हैं। अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान ने कहा कि अनाज मंडी के शेड तो किसानों और आढ़तियों के लिए हैं, जहां ऑफ सीजन में भी किसान बचा हुआ अनाज लेकर आते हैं, लेकिन अब जगह कम होने से परेशानी हो सकती है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले पंचकुला के सेक्टर 4 में एनएचएआई मुख्यालय के बाहर यमुनानगर से आए 28 गांवों के किसानों ने धरना दिया। कहा कि कोर्ट से किसानों के हक में फैसला हुआ, एनएचएआई उसे दरकिनार करके अपनी मनमानी कर रहा है। किसानों का कहना है कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक अधिग्रहण की गई जमीनों का मुआवजा दिया जाए। किसान पिछले कई साल से अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। नारनौंद में सुंदर ब्रांच नहर में पानी नहीं आने से किसानों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। अनाज मंडी के सामने धरना दिया गया। अधिकारियों ने नहर में जल्द पानी छोड़ने का भरोसा दिया। चरखी दादरी के गांव जावा में पिछले कई साल से जलघर के टैंकों में पानी नहीं पहुंचने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पेयजल सप्लाई नहीं होने से ग्रामीणों को महंगे दामों पर पीने का पानी खरीदना पड़ता है। तो शाम में एसडीएम ने अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ जल भराव के हालात और माइनरों के टेल तक पानी पहुंचाने को लेकर गांवों का दौरा किया है। गांव के जनप्रतिनिधियों से बातचीत की गई। सिरसा में जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकारी अभियंता कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। कर्मचारी गांवों में जलघरों को ठेके पर देने की नीति का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जिले में 50 जलघरों को ठेके पर देने का विभाग ने फैसला किया है। ठेके पर देने से कर्मचारियों का छटनी का डर है। कर्मचारियों का आरोप है कि मंत्रियों और आला अधिकारियों के दबाव में ये फैसला किया जा रहा है। महेंद्रगढ़ में बस स्टैंड के सामने भवन निर्माण ऑल ट्रेड यूनियन और मजदूरों का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे मजदूरों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार और कर्मचारी भवन निर्माण के मजदूरों को परेशान कर रहे हैं। सरकारी ऑफिस के अलावा प्राइवेट ऑफिस करके वहां से मजदूरों का शोषण, रिश्वत लेकर काम किया जा रहा है। फरीदाबाद के नेशनल हाईवे पर बल्लभगढ़ बस अड्डा चौक पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने पुलिस की मदद से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। इसमें हाईवे के किनारे बनी दुकानों के आगे किया गया अतिक्रमण हटवाया गया। ये समस्या लंबे समय से बनी हुई थी। हाईवे पर बनी दुकानों के आगे अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था, जिसके चलते हाईवे के किनारे जाम की स्थिति बनी और एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता था। कैथल ट्रैफिक पुलिस और नगर परिषद के शहर में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के चालान भी काटे गए। बगैर मास्क के जो लोग मार्केट में दिखाई दे रहे थे उनके भी चालान हुए। ट्रैफिक एसएचओ ने लोगों को जागरूक किया। एसएचओ ने कहा कि लोग बेवजह भीड़ भाड़ ना करें, मास्क लगाकर घर से बाहर निकले। महामारी के इस समय में सावधानी जरूर बरतें। इस महामारी से बचने के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है। सिरसा में टिड्डी दल के आक्रमण से जिले के 17 गांवों की करीब 1075 एकड़ नरमे, कपास सहित बाकी फसलों को नुकसान हुआ। कृषि विभाग ने आकलन कर रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी है। टिड्डी दल का खतरा अभी टला नहीं है। संभावित खतरे को देखते हुए कृषि विभाग पूरी तरीके से सतर्क है। 10 टीमों का गठन कर फील्ड से जानकारी ली जा रही है। राजस्थान से अधिकारियों से भी टिड्डी दल की मूवमेंट को लेकर समय समय पर सूचना इकट्ठी की जा रही है। करनाल में सरकार को लौटाए जाने वाले धान के मामले को लेकर चल रही जांच पूरी हो गई है। मामले की जानकारी देते हुए डीसी ने कहा कि एडीसी ने रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 राइस मिल में स्टॉक को कम पाया गया है।
डीसी ने कहा कि मामले में सामने आए मिलर्स के खिलाफ हमने सरकार को लिख दिया है। वेरिफिकेशन में जिन मिलों में चावल कम मिला था उनकी प्रॉपर्टी अटैच की थी, जिसका ऑक्शन करके उसकी भरपाई की जाएगी। फरीदाबाद के सेक्टर्स में मकान मालिकों के ग्रीन बेल्ट की तरफ गेट खोलने को लेकर एचएसवीपी सख्त होता दिख रहा है। एचएसवीपी ने ऐसे तमाम लोगों को नोटिस थमा दिया है जिन्होंने ग्रीन बेल्ट पर कब्जा किया हुआ है। एचएसवीपी ने ग्रीन बेल्ट पर कब्जा करने वाले तमाम लोगों को गेट बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए नोटिस जारी किया गया है। सेक्टर 14-15 की डिवाइडिंग रोड पर भी लोगों ने कब्जा किया हुआ है। पलवल में पीटीआई टीचर्स को दोबारा नौकरी पर बहाल करने की मांग को लेकर गांव कुशलीपुर में महापंचायत की गई, जिसमें 52 पाल की खाप पंचायतों ने टीचर्स को समर्थन देते हुए मुख्यमंत्री के सामने उनकी मांग रखने की बात कही। यूनियन के उप प्रधान ने बताया कि पीटीआई टीचर्स को खाप पंचायतों का समर्थन मिल रहा है। सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। पीटीआई टीचर्स की नौकरी बहाल करनी चाहिए। वहीं प्रदेश में नौकरी बहाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे पीटीआई टीचर्स ने 18 तारीख की जींद में आयोजित की जाने वाली सर्व खाप सर्व जातीय पंचायत पर फोकस किया है। हाल ही में 15 सांसदों 89 विधायकों को पीटीआई टीचर्स ने ज्ञापन भी सौंपा। 18 जुलाई को आंदोलन की अगली रूपरेखा तय की जाएगी। साथ ही पंचायतों का सहयोग भी मांगा जाएगा। पीटीआई टीचर्स इस दौरान जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बगावती तेवर अपना सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के शाहबाद विधायक रामकरण काला का सम्मान किया गया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि विधायक किसान और सरकार के बीच कड़ी बनकर उभरे हैं। विधायक ने किसानों की परेशानी को समझा है। पलवल में कोरोना संक्रमित शख्स की मौत के बाद शमशान घाट में दाह संस्कार को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मामले को शांत कराकर शांतिपूर्वक तरीके से मृतक का दाह संस्कार करवाया गया। फतेहाबाद में किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने भूना शुगर मिल शुरू करने की मांग को लेकर एक महापंचायत का आयोजन किया। नई सब्जी मंडी में एकत्र हुए किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांग पूरी करवाने की अपील की। किसानों की महापंचायत की अगुवाई किसान नेता चांदी राम ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भूना शुगर मिल बंद होने के चलते किसानों को काफी घाटा हो रहा है। गन्ने की बिजाई करने वाले किसान दूसरे इलाकों में जाकर गन्ना बेचने पर मजबूर हैं। नरवाना के बिरबल नगर में पिछले 2 हफ्ते से पीने के पानी में सीवरेज के पानी की बदबू आने को लेकर लोगों में नाराजगी है। नाराज लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेयजल को लेकर नाराज लोगों ने कहा कि विभाग के चक्कर काट काट कर वो थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कोरोना की बीमारी में मरे या ना मरे, गंदे पानी बदबूदार पानी को पीने से वो जरूर मर जाएंगे। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में मोबाइल टावर के विरोध में स्थानीय लोगों ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने इस मामले में टावर लगाने वाले ठेकेदार के खिलाफ नगर निगम में शिकायत भी दी। दरअसल आदर्श नगर के झज्जू राम रोड पर पिछले कई दिनों से नया टावर लगाए जाने का काम चल रहा है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। नगर निगम के अधिकारियों को यहां टावर न लगाने की शिकायत दी गई है। झज्जर में लोगों ने 23वीं वर्षगांठ मनाई है। इस 23 साल में झज्जर का आधारभूत ढांचागत विकास हुआ है। 15 जुलाई 1997 में उपमंडल झज्जर जिला अस्तित्व में आया था। इससे पहले ये रोहतक जिले का हिस्सा हुआ करता था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर के अंबेडकर चौक पर लड्डू बांटे और अपनी खुशी का इजहार किया। समाजसेवी ने बताया कि इन 23 वर्षों में जिला झज्जर में तरक्की के नए आयाम स्थापित हुए। आने वाला समय स्वर्णिम होगा। फतेहाबाद के 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर नगर परिषद कार्यालय को सजाया गया। पार्षदों ने केक काटकर खुशी का इजहार किया। कहा कि फतेहाबाद जिले के विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए शिविर लगाए गए। किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये कैंप लगाया गया। थानेसर में आगामी 17 जुलाई को छठा और अंतिम कैंप लगेगा। बैंक अधिकारी ने बताया कि पशुपालक किसानों को आवेदन, बीमा और क्रेडिट कार्ड को लेकर जानकारी दी गई। कुरुक्षेत्र के सभी खंडों में इस तरीके के कैंपों का आयोजन किया गया है। यमुनानगर के दमला में किसान ने मक्के का दाना निकालने की मशीन तैयार की है, जिससे न सिर्फ कच्चे मक्के का दाना निकलता है बल्कि उसका दूध भी निकाला जा सकता है। किसान ने कहा कि मशीन से काफी फायदा होगा।
अंबाला के शमशानों में मृतकों का ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। व्यक्ति की मौत के बाद डेथ सर्टिफिकेट लेने में परिजनों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को हल करने के लिए अंबाला प्रशासन ने कदम उठाया। इसके लिए बाकायदा नगर परिषद की तरफ से शमशानों में टैब भी दिए जाएंगे। संस्कार के समय ही मृतक की जानकारी ऑनलाइन अपलोड कर दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि परेशानियां खत्म होंगी। भिवानी जिला के बवानीखेड़ा में एक महिला ने चलती ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। महिला बवानीखेड़ा क्षेत्र के बाहर की बताई जा रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जीआरपी के मुताबिक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। पहचान के लिए महिला के कपड़े और सामान के बारे में पुलिस जानकारी ले रही है। भिवानी पुलिस ने हत्या के करीब 8 साल पुराने मामले का पर्दाफाश कर दिया है। जगराम गांव में एक जला हुआ शव पुलिस ने बरामद किया था। हत्या के मामले में पुलिस ने नारनौल से आरोपी की गिरफ्तारी की। थाना प्रभारी श्री भगवान के मुताबिक आरोपी 2 दिसंबर 2012 की रात को अपने बेटे और कुछ साथियों के साथ मिलकर अपने ही दोस्त गजराज का गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया था। आरोपी ने शव को सड़क पर पेट्रोल से आग के हवाले करके फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी कुलदीप ने मृतक के परिवार को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। मृतक की नाबालिग बेटी की अपने बेटे योगेश के साथ उसने शादी करा दी थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी के बेटे योगेश और मृतक की बेटी की कहासुनी हुई थी। मृतक की बेटी ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मृतक की बेटी ने अपने ससुर यानी कि आरोपी कुलदीप पर बलात्कार के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। चरखी दादरी पुलिस ने बाढ़ना हलके के जेवली गांव में छापेमारी कर नकली शराब का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकली शराब बनाने का सामान, नामी कंपनियों के लेबल और खाली बोतलें बरामद की। नकली शराब की फैक्ट्री एक मुर्गी फार्म हाउस में चलाई जा रही थी। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। 3 भागने में कामयाब हुए। मुर्गी फार्म हाउस के मालिक समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक इसके पीछे करीब दर्जन भर लोगों का एक गिरोह काम करता है। कुछ लोग नकली शराब बनाने का काम करते थे तो कुछ सप्लाई की डिमांड को पूरी करते थे। रात के अंधेरे में पुलिस को चकमा देकर शराब सप्लाई होती थी। फरीदाबाद में झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 झोला छाप डॉक्टर्स का भंडाफोड़ किया। एक डॉक्टर इस छापेमारी के दौरान भागने में कामयाब हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने आरोपियों के कब्जे से कुछ दवाइयां भी बरामद की हैं। अधिकारियों ने बताया कि दोनों डॉक्टर बिना किसी डिग्री के गलत तरीके से प्रैक्टिस कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। सोहना पुलिस की नाक के नीचे सरपंच को गोली मारकर हमलावर फरार हो गए। अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पुलिस थाने के सामने निजी अस्पताल के दरवाजे पर सरपंच को गोली मारी। यमुनानगर के छछरौली में स्टोन क्रशर पर हथियारों के बल पर हुई लूटपाट के 2 आरोपियों का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए गिरफ्तारी की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लुटेरों ने हथियारों के बल पर 1,80,000 की लूट की थी। फतेहाबाद के रेप के झूठे आरोप में फंसाकर 50,000 रुपए मांगने के मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी हनी ट्रैप का जाल बिछाकर लोगों को टारगेट करते थे, पैसों की डिमांड करते थे। कोसली में शख्स ने पत्नी के चरित्र पर शक के चलते शराब के नशे में किसी नुकीली हथियार से पत्नी की हत्या कर इसकी सूचना फोन करके थाने में पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। आरोपी की गिरफ्तारी हुई। जांच अधिकारी ने बताया कि गांव नांगलिया के शख्स ने फोन करके उन्हें बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। मौके पर देखा तो पत्नी का शव छत पर पड़ा हुआ था, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फरीदाबाद में चोरों से शमशान घाट भी नहीं सुरक्षित। चोरों ने शमशान घाट पर बने मंदिर को निशाना बनाया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बवानीखेड़ा के गांव बडेसरा में घर के बाहर चबूतरे पर बैठे एक बुजुर्ग की पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या की गई। रंजिश को लेकर अब तक 5 हत्याएं हो चुकी हैं। बलजीत ने सुदेश सरपंच की आरटीआई लगाई तो इसमें पाया गया कि सुदेश की 10वीं कक्षा की डिग्री नकली है, जिससे कि सुदेश को सरपंच पद से बर्खास्त कर दिया गया, जिसको लेकर रंजिश चल रही थी। घरौंडा की डेरा संजय नगर के मुंडो खेड़ी घाट के पास
मुंडो गढ़ी घाट के पास यमुना नदी में नहाने गए 3 लड़के नदी में डूब गए। गांव वालों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। सोनीपत के बरोड़ा गांव में बदमाशों ने शराब के ठेके पर काम करने वाले एक शख्स पर जानलेवा हमला किया। हमले की वारदात सीसीटीवी में कैद है। सीसीटीवी में सामने आया कि बदमाश ठेके पर काम करने वाले शख्स को गोली मारने की कोशिश करता है। बताया जा रहा है कि शख्स ठेका बंद कराने की धमकी देने आया था। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बवानी खेड़ा में ट्रेन के सामने आकर 30 वर्षीय महिला ने अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। आत्महत्या करने वाली महिला बवानी खेड़ा के बाहर की बताई जा रही है, जो स्टेशन परिसर में ट्रेन का इंतजार कर रही थी। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची जीआरपी की टीम ने आगे की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान जीआरपी की टीम ने दुपट्टा और चप्पल भी मौके से बरामद किया है। आसपास के इलाकों में शिनाख्त करवाने की कोशिश है। सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा ने अधिकारियों की बैठक ली। जिले में कोरोना के बिगड़ते हालात पर डीसी, एसपी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। सोनीपत में अब तक 33,000 लोगों की जांच हुई है। इसमें 2,237 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राजीव अरोड़ा ने कहा कि सोनीपत जिले में टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। हालात अभी बेकाबू नहीं है। नूंह जिले के तावड़ू पिनगवा शहर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कि दोनों शहरों में तकरीबन 2 वार्डों को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया। नूंह जिला जैसे ही ईद के मौके पर कोरोना फ्री हुआ तो जिले के अधिकतर कंटेनमेंट जोन भी खत्म कर दिए गए थे। एक बार फिर से कंटेनमेंट जोन बढ़ाए गए हैं। तावड़ू शहर में कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन वार्डों की सीमाओं को पूरी तरीके से सील किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के 23,000 से ज्यादा मामले हैं। एक दिन में 678 नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 7 लोगों की मौत का आंकड़ा है। 319 लोगों की अब तक कोरोना से जान जा चुकी है। फरीदाबाद में 216, गुरुग्राम में 82, सोनीपत में 66 मामले सामने आए हैं। कोरोना के 23,306 कुल मामले हैं। 5,320 एक्टिव मामले हैं। 75.80% रिकवरी रेट है। महाराष्ट्र में एक दिन में 6,741 नए मामले कोरोना के आए हैं। 2,67,665 कुल संक्रमित मामले हैं। 10,695 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 665 मरीजों का अब तक इलाज चल रहा है। दिल्ली में एक दिन में 1,606 कोरोना के नए मामले हैं। 1,15,346 कुल कोरोना संक्रमित केस हैं। 3,446 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 18,664 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। देश में कोरोना ने मचाया कहर। 24 घंटे में सामने आए 32,607 नए मामले। मरीजों की संख्या 9,70,000 के पार। अब तक 24,929 लोगों की मौत। ब्राजील में 19,70,909 कोरोना संक्रमित केस। 75,523 कोरोना मरीजों की मौत। 63,98,822 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। अमेरिका में 36,16,747 कोरोना संक्रमित मामले हैं। 1,40,140 लोगों की मौत हो चुकी है। 18,30,645 लोगों का चल रहा है इलाज। दुनिया भर में कोरोना के 1,36,92,604 संक्रमित मामले हैं। 5,46,839 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 50,68,459 मरीजों का इलाज चल रहा है। और दुनिया भर की जानी मानी हस्तियों का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है। एप्पल, इलान मस्क और बिल गेट्स का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ। बराक ओबामा और बेंजामिन नेतन्याहू का भी ट्विटर अकाउंट हैक किया गया। बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब लाखों का बिल।